हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सब? मेरे सस्पेंस अपने पढ़ाई कंटिन्यूअस सेशन को कंटिन्यू करते हैं अपन में क्लास 12 फिजिक्स। आज अपन पार्ट नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे। पार्ट नंबर 6 तक अपन ने अपलोड कर दिया है ना। आप उनको वॉच भी कर लिए होंगे और सेशन का जो पैटर्न है वो आप देख लिए होंगे कि कितनी इफेक्टिव तरीके से सेशन को क्रिएट करा जाता है ना, ताकि आप हर पहलू, हर बारीक से बारीक पहलू को टच करने की पूरी कोशिश करी जाती, ताकि हमारी मेंटालिटी, हमारे थॉट्स इस चैप्टर के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाए, तैयार हो जाए, समझ जाए हमारा माइंडसेट कि एक्चुअल में हम क्या चीज पढ़ रहे हैं, है ना। वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, उसके लिए हमारा बिल्कुल माइंड बिल्कुल क्या रहे, प्रिपेयर रहे, तैयार रहे। तो मेरी अपनी कोशिश रहती है कि हर पहलू को बारीक से बारीक, है ना, माइनर से माइनर चीज को अपन यहाँ पर डिस्कस करें, है ना। कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है, कोई अपन यहाँ 30 to 40 मिनट का टाइम अपन लेकर के नहीं बैठे कि इसी दौरान ही मेरे को पूरा सेशन कंप्लीट करना है। यहाँ पर आराम से सीखते हैं चीजों को और आगे की ओर कंटिन्यू अपन बढ़ते रहते हैं ना। लास्ट सेशन में अपन ने प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे और आई थिंक ये प्रॉपर्टी जो चार्ज की थी वो अपन ने कंप्लीट भी करा था लास्ट सेशन, जिसको अपन जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना, वो अपन ने पढ़ा था कि आवेश का क्वांटीकरण और आवेश का क्वांटम, ये फिनोमेना क्या होता है उसको अपन ने समझने की कोशिश करी। और हर हर एंगल से, जो भी एंगल हो सकता था आपको समझाने के लिए, वो हर एंगल अपन ने यूज करे थे आपको बताने के लिए, है ना। और लास्ट में हमने जो है क्वार्क कण जो होते हैं, जिनको गैलमान ने आपको बताया हुआ है कि ऐसे काल्पनिक कण भी हो सकते हैं जिन पर आवेश प्लस का 2/3 या माइनस का 1/3 हो सकता है। ऐसे कण अगर इन फ्यूचर गैलमान सत्यापित होते हैं, है ना, गैलमान की बात सही निकलती है, तो फिर आवेश का जो क्वांटम है ना, वो आपके पास माइनस का 1/3 होगा, है ना। माइनस का 1/3, चूंकि प्लस का 2/3 और एक ही माइनस का 1/3 प्लस का 2/3 वो अपन ने बोला है अप क्वार्क, और माइनस 1/3 इसको अपन ने बोला है डाउन क्वार्क, है ना। अब प्लस का 2/3 ये क्या होता है? ये होता है हल्का, क्योंकि तो पॉजिटिव है। और जो आपके पास माइनस 1/3 होता है, ये होता है भारी, क्योंकि क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। ये क्या होता है आपके पास? भारी होता है। तो यहाँ तक अपन ने डिस्कशन आपसे कर लिया था। और अब अगर इन फ्यूचर गैलमान सत्यापित होते हैं तो आपको जो क्वांटम है आवेश का वो माइनस 1/3 होगा इन फ्यूचर। लेकिन प्रेजेंट में, है ना, जो आवेश का क्वांटम है वो ई ही है। ई होता है ना, आवेश का क्वांटम क्या है? ई, है ना। इसकी वैल्यू अपन ने मालूम है 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम, ठीक है। चलो आज अपन चैप्टर को रिदम पकड़ाते हैं ना, और चैप्टर के लिए जो इम्पोर्टेंट है ना अब टॉपिक जो होते हैं वो आपके सामने आज से कंटिन्यू हो जाएंगे। अभी तक जो अपन ने पढ़ा वो सब बेसिक था, सारा कुछ बेसिक था। आपको जोड़ने के लिए वो हर चीज बताई जाने की पूरी कोशिश करी गई थी, है ना। और आज से अपन कंटिन्यू कर देंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक, है ना। और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? कूलाम का नियम, ठीक है ना। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कूलाम का नियम, ठीक है। यहाँ से आपके एग्जाम में पॉसिबिलिटी 110% पॉसिबिलिटी होती है कुछ ना कुछ आपको, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। वो जरूरी होता है, मस्ट होता है, कहीं ना कहीं पूछा ही पूछा जाना है, ठीक है। तो आपको इसको बड़े अटेंटिव होकर के क्या करना है, इसको वॉच करना है, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करूँ, ये जो कूलाम का नियम पढ़ेंगे वो बिंदु आवेशन के लिए एप्लीकेबल है। कूलाम का नियम क्या है? बिंदु आवेशन के लिए। तो मैं आपको सबसे पहले आवेश के सिस्टम आपको समझा दूं कि आवेश जो है हमारे इर्द गिर्द किस रूप में हो सकता है, यानी आवेश जो हमारे आसपास वो किन किन रूपों में है, सबसे पहले ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, है ना। तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, थोड़ी सी चर्चा अपन कर लेते हैं, फिर अपन आगे की ओर अभी बढ़ेंगे। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आवेश के सिस्टम कौन कौन से हैं, आवेश के सिस्टम कौन कौन से हैं, यानी आवेश किन किन रूपों में हमारे बीच अवेलेबल है, वो अपन बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। होता है बिंदु आवेश, बिंदु, है ना। बिंदु आवेश, इस रूप में भी आवेश हमारे आसपास हो सकता है, ठीक है। दूसरा है जिसको अपन द्विध्रुव बोलते हैं, है ना। द्विध्रुव इस रूप में भी, है ना। यानी ये देखो द्विध्रुव मतलब ये माइनस क्यू और ये हमारे पास क्या होता है प्लस क्यू। और इसको ऐसे समझ लो जैसे हमने बोला Na प्लस
और ये हमारे पास क्या होता है, Cl माइनस। ऐसे भी ये होता है दो ध्रुव, है ना, ये क्या होता है, ये होता है द्विध्रुव। देख लो ये Na प्लस और ये क्या Cl माइनस, तो द्विध्रुव आपको दिख रहे हैं ना, तो इस रूप में भी आवेश आपके सामने हो सकता है। ठीक है, आवेश का अगला सिस्टम आपके पास हो सकता है, वो हो सकता है आपके पास आवेशित गोला हो सकता है ना। ये देखो इस पर आवेश का वितरण क्या है, सतत आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है ना, आवेश का वितरण कैसा है, सतत आपको दिखाया जा रहा है। ये आवेशित यानी आवेश इस रूप में भी हमारे आसपास हो सकता है। यह हो सकती है आवेशित परत हो सकती है। ये देख लो, ये क्या है, आवेशित परत है ना। ये भी एक सिस्टम आवेश का हो सकता है। ठीक है, या फिर आवेशित पट्टिका हो सकती है। ये आवेशित हमारे पास पट्टिका हो सकती है, या फिर आवेशित तार आपके सामने हो सकता है। ये देखो, ये आपके सामने जो है ये आवेशित निकाय हैं। ये कौन से, ये सारे आवेशित निकाय हैं। मैं आपको ये बताने की कोशिश करूं, और जेन्युइन में ये जो चैप्टर आपके सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक लगाया गया है वो आपको इन सिस्टम को ही समझाना चाहता है। अभी जस्ट अपन कंटिन्यू करेंगे, है ना, गुलाम का नियम तो अपन स्टार्ट करेंगे आज। उसके बाद में जब एक चैप्टर एक बार रिदम पकड़ेगा तो आप ये धीरे धीरे जान जाओगे, ये आपको पता लग जाएगा कि ये जो चैप्टर आपके सामने लाया जा रहा है वो क्यों, वो क्या बताना चाहता है, वो आपको क्या सिखाना चाहता है। ये चैप्टर आपको आवेशित निकायों को ही एक्सप्लेन करेगा। ये पूरा चैप्टर किसको एक्सप्लेन कर रहा है, ये विभिन्न जो आवेशित निकाय हैं, जो सिस्टम है, इनको ही एक्सप्लेन करता है। क्या ये सारे जो आवेशित निकाय हैं वो एक हैं या डिफरेंट हैं, इनमें क्या अंतर है, क्या खूबी है, क्या सारी चीजें, उन सारी चीजों को अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है ना, एक्चुअल में ये सारी चीजें जो है वो डिफरेंट हैं, वो सब क्या है, वो सब अलग अलग हैं। विद्युत बिंदु आवेश एक अलग फिनोमिना है ना, द्विध्रुव एक अलग फिनोमिना है। आवेशित गोला, इसके भी वेराइटी है ना, चालक गोला होता है, अचालक गोला होता है। ठीक है, इसमें भी आपको पढ़ने को मिलेगा। ये आवेशित क्या होती है, परत होती है ना, ये आवेशित पट्टिका होती है, ये आपके पास क्या होता है, चालक तार होता है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है उसका मोटिव क्या है, सब इसको आप समझें। इस चैप्टर का जो मोटिव है वो आपको क्या सिखाना है, वो है आवेशित निकायों को समझाना है ना। इसके लिए आपको फॉर्मूले है ना, आपको फॉर्मूले आपके सामने लाए जाएंगे, उन फॉर्मूलों से आपको तुरंत पता लग जाएगा कि ये एक्चुअल में क्या है। उन फॉर्मूले से ही है ना, द्विध्रुव जब आएगा तो द्विध्रुव आपको पता चल जाएगा, फॉर्मूला द्विध्रुव के लिए है। आवेशित परत होगा तो वो पता चल जाएगा वो आवेशित परत के लिए फॉर्मूला है, वो आवेशित पट्टिका के लिए है, वो तार के लिए है। वो आपको फॉर्मूला देख के ही लग जाएगा कि ये किसके लिए है, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है ना। तो ये सारी जो सिस्टम है, सारे जो निकाय हैं वो सब डिफरेंट है, और जो ये चैप्टर है वो आपको इन डिफरेंट निकायों को, आवेशित निकायों को भी आपको क्या करता है, समझाता है। ठीक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ एक एक करके, सब चीज की, इसकी भी एक्सप्लेनेशन होगा, इसका भी एक्सप्लेनेशन होगा, इसका भी एक्सप्लेनेशन होगा, इसका भी एक्सप्लेनेशन होगा, और इसका भी एक्सप्लेनेशन होगा। तो सारी चीजों को आपको डिफरेंटली आपको क्या करा जाएगा, बताया जाएगा। ठीक है, और यही समझाना भी चाहता है, मैं बार बार जो है इस पर जोर दे करके आपसे बोल रहा हूँ। ठीक है, ये चैप्टर आपको आवेशित निकायों को ही समझाता है ना, कहीं ना कहीं आपको आवेशित निकायों को क्या करेगा, समझाएगा। ठीक है, अब मैं आपसे डिस्कस करूं बिंदु आवेश, क्योंकि कूलाम का नियम बिंदु आवेशों के लिए ही एप्लीकेबल है ना, और किसी प्रकार का किसी आवेश के लिए एप्लीकेबल नहीं, बिंदु आवेश। ठीक है, ये भी प्रकार का क्या सिस्टम है, बिंदु आवेश किसे बोलोगे आप, सबसे पहली चीज बिंदु आवेश किसे आप बोलोगे। मैं आपको अगर समझाऊं, यदि संपूर्ण आवेश किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो, यदि संपूर्ण आवेश किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो तो उसे बिंदु आवेश कहते हैं, है ना। यदि आवेश किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो उसे अपन क्या बोलेंगे, उसे बिंदु आवेश अपन बोल सकते हैं। सिंपल, बिंदु आवेश किसे बोलोगे, यदि आवेश किसी एक बिंदु पर, संपूर्ण आवेश, यदि संपूर्ण आवेश किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो तो उसे बिंदु आवेश कहा जाता है। बिंदु आवेश नाम में ही सब कुछ है। ठीक है, हमने कहा यदि संपूर्ण आवेश किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो तो उसे अपन क्या बोल सकते हैं, उसे बिंदु आवेश कहा जाता है। नाभिक सबसे शानदार एग्जांपल है, क्या है ये, नाभिक क्या है, नाभिक बिंदु आवेश का शानदार एग्जांपल है, क्योंकि नाभिक पर जो संपूर्ण आवेश होता है वो केंद्रित अपन मान सकते हैं। एक और दूसरी डेफिनेशन अपन यहाँ पर क्रिएट करते हैं ना, ये को आपके पास कोई आवेशित निकाय है ना, आवेशित, ये देख लो, आइए ये आवेशित निकाय, जो आवेशित निकाय है, आवेशित निकाय का जो आकार है वो प्रेक्षण, ये देखो ये कोई प्रेक्षण बिंदु है ना,
प्रेक्षण की तुलना में, की दूरी की तुलना में क्या हो, बहुत कम हो। हमने क्या कहा, ये जो आपके पास आवेशित निकाय है, इसका जो आकार है वो प्रेक्षण बिंदु के बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम हो, तो उसे भी अपन बिंदु आवेश कह सकते हैं। उसे भी अपन क्या कह सकते हैं, बिंदु आवेश कह सकते हैं ना। तो बिंदु आवेश का फिनोमेना दिमाग में बिठाओ। मैंने आपसे क्या कहा, जैसे हमने बोल दिया कि ये 1 सेंटीमीटर है, ये क्या है ना, ये 1 सेंटीमीटर का है ना, ये 1 सेंटीमीटर का आपके पास क्या है, आवेशित निकाय है, ठीक है। और ये बीच का अगर अपन डिस्टेंस बोल दें, तो बोल दिया 10 किलोमीटर, ये देखो। अब 10 किलोमीटर की तुलना में 1 सेंटीमीटर आप क्या मान सकते हो, वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है ना। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इस आवेशित निकाय को अपन जो है बिंदु आवेश कह सकते हैं, ठीक है। आप इन्हें समझो 10 किलोमीटर, ये सेंटीमीटर लेकर किलोमीटर का, हम ये नहीं, हम तो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रेक्षण बिंदु की दूरी की तुलना में, जो प्रेक्षण बिंदु है उसकी तुलना में है ना, जो आवेशित निकाय आपके पास है उसका आकार क्या हो, बहुत छोटा हो, तो उसे अपन क्या बोल सकते हैं, बिंदु आवेश कह सकते हैं ना। तो बिंदु आवेश कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि आपको बिंदु आवेश वाला फंड आपको समझ में आएगा कि बिंदु आवेश किसे बोले। यदि संपूर्ण आवेश किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो तो उसे भी अपन बिंदु आवेश कहते हैं। और यदि आवेशित निकाय का आकार है ना, प्रेक्षण बिंदु, ये देखो यहाँ से अपन इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, प्रेक्षण बिंदु की दूरी की तुलना में क्या हो, बहुत कम हो, ठीक है, तो उसे भी अपन क्या कह सकते हैं, उसे आप अपन बिंदु आवेश कह सकते हैं। चलो, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सारी चीजें अपन वन बाई वन सब कुछ कंसिडर करेंगे, ठीक है, बस आप देखते जाओ, ठीक है। चलो, अपन अब जो है इसको इरेज करते हैं। उम्मीद है कि ये सारी निकाय ही आपको यहाँ पर इस चैप्टर में समझाई जानी है, एक एक करके वे देखते जाओ। ये आवेशित परत है, ये आवेशित चाल, ये आवेशित गोला है, ठीक है ना, वो चालक हो सकता है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, पट्टिका, और ये हमारे पास तार या विस्तार है ना। तो सारे निकाय आपको समझाए जाएंगे एक करके, है ना। लेकिन बहरहाल हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, कूलाम का नियम, है ना। बहुत ही शानदार नियम है ना। और इसको जरा ध्यान से आप सोचे, जो है देखें और एंजॉय करें, है ना। कूलाम का नियम, या दो बिंदु आवेशों के मध्य बल, ऐसे बोल सकते हो, दो बिंदु आवेशों के मध्य विद्युत बल, है ना। दो बिंदु आवेशों के मध्य विद्युत बल, है ना, या फिर इसी का नाम कूलाम बल, है ना। नाम तो इसको खूब सारे हैं, कूलाम बल, है ना, कूलाम बल बोल लो, है ना, विद्युत बल भी बोल लो, केवल सिंपल अलग से, है ना। हाँ, इसके नाम सारे बहुत सारे, कूलाम का नियम बोल लो, विद्युत बल बोल लो, दो बिंदु आवेशों के मध्य बल बोल लो, ठीक है, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हैं, कूलाम बल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो नाम आपके अनेक, ठीक है। चलो, अब मैं आपको इस नियम को क्या करता हूँ, और इम्पोर्टेंट आपके सामने तो ये है ही, ठीक है। चलो, इसको अपन क्या करते हैं, अब एक्सप्लेन करते हैं ना। तो इसका स्टेटमेंट आप क्या करें, अब सुनिए, ठीक है। कूलाम का क्या स्टेटमेंट है वो आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो मैं इसको पढ़ने का तरीका भी आपको बताऊंगा कि इसको अपन किस तरीके से अपन इसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो ध्यान से आपको इसको क्या करना है, सुनना है। चलो, तो कूलाम के नियम के अनुसार तो मैं आपको एक लिख देता हूँ यहाँ पर, विरामावस्था में इन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण व प्रतिकर्षण बल आवेशों के परिमाण, है ना, परिमाण के गुणनफल के है ना, आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुपरिमाणुपाती व इनके
बीच, है ना, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा बल का मान एवं बल का मान माध्यम पर एवं बल का मान तथा दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ठीक है, एक मिनट, लाइट वाला इशू मुझे लगता है थोड़ा सा स्टार्ट हो रहा है। लाइट को थोड़ा सा आपको क्या करना है, मैनेज करना है। अपन प्रॉपर बोल रहे हैं, उसको आपको सुनना है, अपन उसको कुछ कर भी नहीं सकते, है ना। लाइट को थोड़ा सा ऑन करके देखते हैं, चेक करता हूँ लाइट को करते हैं अपन, है ना। आपको मैनेज करना पड़ेगा, मैं वहां से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, चलो, ये मैंने प्रॉपर इसको क्या कर दिया है, आपके सामने लिख दिया है। ठीक है, अब मैं इसको पढ़ना आपको सिखाता हूँ कि इसको अपन कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, इसको तो आपको दिमाग में बिठा के ही रखना है, बिल्कुल ये रटा होना चाहिए। आपसे कोई कभी भी कूलाम का नियम पूछे तो आपको ऑन द स्पॉट उसको आप इन शब्दों में ही सुना डालो। इनको आप क्या कर दो, ये जो शब्द लिखे हैं इन शब्दों को ही आप तुरंत पूरा सुना डालो एक तरफ से। ठीक है, कैसे, वो मैंने आपसे बोला हुआ है ना, एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। गुलाम साहब बताते हैं, विरामावस्था में किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण व प्रतिकर्षण बल, है ना, आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व इनके बीच, है ना, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है एवं बल का मान, है ना, माध्यम पर तथा दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। अब मैं आपको इसको पढ़ना क्या करता हूँ, सिखाता हूँ। ठीक है, देखो, गुलाम साहब कहते हैं कि मेरा जो ये नियम है वो विरामावस्था में स्थित आवेशों के लिए है। चाहे ये देखो, ध्यान रखें, क्योंकि अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसकी हर लाइन बारीकी है, हर लाइन में क्या है, बारीकियां हैं, हर लाइन में बारीकियां हैं। आपको गलत नहीं करना है बिल्कुल भी, है ना। यानी गति अवस्था में बिल्कुल कूलाम का नियम, गति अवस्था में, है ना, गति अवस्था में अगर आवेश है तो कूलाम के नियम वहां आप लगा नहीं सकते, है ना। आवेश कहाँ होना चाहिए, विराम अवस्था में होना चाहिए, तभी अपन इस कूलाम के नियम को लगा सकते हैं। यदि शर्त जो है फुलफिल अगर नहीं हुई तो कूलाम के नियम आप लगा नहीं पाओगे। ठीक है, कूलाम साहब कहते हैं कि मेरा जो नियम है वो क्या है, दो ही आवेशों के लिए लगेगा। दो, अगर तीन बिंदु आवेश हैं तब हमारा नियम आप नहीं लगा सकते, अगर दो बिंदु आवेश हैं तभी आप हमारा नियम लगा सकते हो, गुलाम साहब कहते हैं। और अगली चीज, ये तो 1 हो गया और ये 2 हो गया। नेक्स्ट है बिंदु आवेश, ये देखो, है ना, बिंदु, ये देखो बिंदु आवेश। ठीक है, ये चीज साफ, तो गुलाम कहते हैं साफ, मेरा जो नियम है वो बिंदु आवेशों के लिए ही एप्लीकेबल है ना। वो, इसका मतलब वो द्विध्रुव के लिए बल के लिए लागू नहीं है, वो जो है पट्टिका के बल के लिए लागू नहीं है, वो परत के बल के लिए लागू नहीं है, वो आवेशित तार के लिए बल के लिए लागू नहीं है। ठीक है, हमारा नियम केवल जो है वो किसके लिए लागू है, वो दो बिंदु आवेशों के बीच ही लागू है, यानी बिंदु आवेशों के लिए लागू है, ना वो परत के लिए लागू है, ना वो पट्टिका के लिए लागू है, ना आवेशित गोले के लिए लागू है, ना द्विध्रुव के लिए लागू है, ना तो वो आवेशित तार के लिए लागू है। ठीक है, और किसी के लिए लागू नहीं है, केवल कूलाम का नियम किसके लिए लगा सकते हो, अपन बिंदु आवेशों के लिए ही अपन लगा सकते हैं। चलो, 3 नंबर बात ये हो गई, आप सीखते जाओ। और ये कहते हैं कि आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, ये तो आप समझ रहे हो। अगर लाइक चार्जेस हैं तो फिर वहां पर क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा, और अनलाइक चार्जेस हैं तो फिर वहां पर क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आप समझते हैं। ठीक है, चलो, ये नंबर 4 अपन बोल दिया। नेक्स्ट है आगे, ये एक बड़ी चीज है ना, परिमाण के, जो कहता है कि जो कूलाम का नियम है वो आवेशों के परिमाण के गुणनफल के क्या है, अनुक्रमानुपात है। तो बल जो है वो क्या है, कूलाम बल जो है वो आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कूलाम साहब कहते हैं
आप Q1 है तब भी आप उसको प्लस Q1 लो, अगर वो माइनस Q1 है उसको तब भी प्लस Q1 लो, है ना। यानी माइनस आपको नहीं लेना है, आवेश का परिमाण आपको लेना है, चिन्ह आपको नहीं लेना है, ठीक है ना। चाहे वो माइनस है तब भी प्लस लेना है, और प्लस है तो प्लस आपके पास है ही है, ठीक है ना। तो Q1 को भी आपको प्लस लेना है, Q2 को भी आपको क्या लेना है, प्लस ही लेना है। निगेटिव आपको दोनों में से किसी को नहीं लेना है। दो बिंदु आवेश आप लोगे, वो दोनों बिंदु आवेश क्या होंगे, वो दोनों पॉजिटिव ही होंगे। उम्मीद है कि बात आप पकड़ ली होंगे, ठीक है। चलो अगली चीज ये हो गया 5 नंबर। नेक्स्ट है अनुक्रमानुपाती। क्या है, अनुक्रमानुपाती, है ना। इसका मतलब जो दोनों आवेश हैं उनके गुणनफल के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। क्या है, अनुक्रमानुपाती है। ये देखो क्या है, अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। और बीच की दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब ये जो कूलाम नियम है वो व्युत्क्रम वर्ग नियम का क्या करता है, पालन करता है। क्या करता है, व्युत्क्रम वर्ग नियम का ये पालन भी करता है। जो कूलाम नियम किसका पालन करता है, व्युत्क्रम वर्ग नियम का क्या करता है, पालन करता है। तो ये था कूलाम का। और ये माध्यम पर क्या करता है, डिपेंड है। ये माध्यम पर क्या है, डिपेंड है ना। यानी माध्यम बदलोगे, बल का मान जो कूलाम बल है उसका मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल बदल जाएगा, ठीक है। और दिशा हमने क्या बोला, दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के क्या होता है, अनुदिश होता है। चलो ये स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। मैं एक बार आपको सुना दूं, है ना। आप सोचो कहीं से मैं देख के पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। देखो ऐसे स्टेटमेंट जो होते हैं अपन 1-2 बार 3-4 बार अपन पढ़ लेते हैं तो फिर वो अपन याद हो जाते हैं, ठीक है ना। आप इसके भ्रम में ना रहो, ठीक है ना। कहीं मैंने देख लिया है, ठीक है, वो मैं आपको कहीं भी कभी भी एनी टाइम आप मेरे से सुन सकते हो। मैं आपको आराम से क्या कर दूंगा, सुना दूंगा, ठीक है ना। फिर विरामावस्था में किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण व प्रतिकर्षण बल, है ना। आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तथा बल का यह मान माध्यम पर तथा दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, ठीक है। तो ये आप इसको बिल्कुल जो है स्ट्रेस नहीं लेना है, कि ना। अगर सेकंड आ गया माथे पे, फोrehead पे अगर सेकंड आ गया तो आप समझो कि कहीं ना कहीं आप सीख नहीं पा रहे हो, ठीक है ना। सेकंड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आप फ्लुएंटली आराम से बताओ, रिलैक्स होकर के ये स्टेटमेंट आपको याद हो जाएगा। मैं आपको कहता हूँ आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो ये स्टेटमेंट टुकड़े टुकड़ों में इसको याद करो, ठीक है ना। विरामावस्था में इन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, है ना, आकर्षण व प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, है ना, व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तथा बल का ये मान बीच के माध्यम पर तथा दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। टुकड़ों टुकड़ों में आप इसको याद करोगे और एक बार फिर जोड़ दोगे तो फिर आपको गुणा करने में आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि अब इसके इंपॉर्टेंस तो आप समझ गए। कूलाम का नियम केवल दो बिंदु आवेशों के लिए ही लागू है, ठीक है ना। यानी 3 के लिए नहीं लागू, या 3 के लिए छोड़ोगे, 3 या 4 के लिए फिर आपको क्या पढ़ा जाएगा, अध्यारोपण का सिद्धांत आपको पढ़ाया जाएगा। अगर 3 जो है आपके सामने आवेश आ जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर अध्यारोपण के सिद्धांत का इस्तेमाल करके अपन क्या करेंगे, जो है कैलकुलेशंस करेंगे, है ना, या तो चीजें आप पढ़ेंगे। लेकिन 2 के लिए आपको है, 2 के लिए आप कूलाम का नियम आराम से लगा सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको सिमिलैरिटी बताता हूँ कि जो कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम एक तरफ कूलाम का नियम लियो आप और एक तरफ गुरुत्वाकर्षण बल आप लियो, ठीक है। चलो मैं आपको इसको समझा, गुरुत्वाकर्षण लेकर के मैं आपको इसको समझाने की थोड़ी कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो अभी मजा आएगा आपको। ये है कूलाम, कूलाम बल, और ये है गुरुत्वाकर्षण बल। इनके बीच सिमिलैरिटी देखो कितनी है ना। इन दोनों बलों के बीच सिमिलैरिटी देखो कितनी है ना। आपको बड़ा आनंद आएगा, ठीक है। आनंद का देखो मैं आपको बताता हूँ आनंद कैसे आएगा। कूलाम बल संरक्षी बल है, गुरुत्वाकर्षण बल भी संरक्षी बल है। कैसा बल है, संरक्षी बल है। देखो तो अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछता है तो आप आराम से बता सकते हो, और सिमिलैरिटी भी आपके सामने बहुत सारी है ना। संरक्षी बल है, ये भी क्या है, संरक्षी बल है। चलो अगली चीज, ये भी पथ पर निर्भर नहीं करता। ये भी क्या है, ये भी पथ पर निर्भर नहीं करता। कूलाम बल पथ पर निर्भर नहीं करता। ये भी पथ पर निर्भर नहीं करता। है ना, पथ पर निर्भर नहीं करता। ये भी पथ पर निर्भर नहीं करता। देख लो कितनी सिमिलैरिटी है ना। अगली चीज, ये भी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। प्रारंभिक
व अंतिम ये भी प्रारंभिक को अंतिम स्थिति पर क्या करता है, निर्भर करता है। चलिए अगली चीज देख लो, सिमिलैरिटी देखो, दोनों में सिमिलैरिटी देखो, कूलाम बल में और आपके सामने गुरुत्वाकर्षण बल है ना, दोनों में सिमिलैरिटी देखो, वही मैं आपको दिखाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और तो देखो विद्युत बल होने के कारण इनमें है ना, विद्युत बल होने के कारण इनमें आवेशों का गुणनफल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण गुरुत्वाकर्षण होने के कारण इनमें पिंडों का है ना, गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण इनमें पिंडों का क्या होता है, गुणनफल होता है, ठीक है। ये भी देखो अगली नेक्स्ट चीज, और देखो इनमें क्या होता है, ये भी विक्रम और नियम का पालन करता है। देखो आप अगर गुरुत्वाकर्षण बल देखोगे तो क्या होता है, F बराबर ग्रेविटेशन है बराबर जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर है ना। और अभी आप कूलाम बल देखोगे F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बटे क्या है आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये क्या करता है, विक्रम और नियम का पालन करता है, ये भी विक्रम और नियम का पालन करता है। क्या है, विक्रम वर्ग नियम का पालन करता है ना, विक्रम वर्ग नियम का पालन करता है, ये भी विक्रम वर्ग नियम का पालन करता है ना। तो ये भी विक्रम वर्ग नियम का पालन करता है, ये भी विक्रम वर्ग नियम का पालन करता है। अब एक चीज जो आपके सामने मिला है, ठीक है, वो क्या है, ये माध्यम पर निर्भर करता है, कौन सा, कूलाम बल। जबकि ये जी यहाँ पर देखो ये भी क्या है, कांस्टेंट है, ये भी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन ये जो कांस्टेंट जी है इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 11 है ना, क्या है 11 है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर है ना। ये देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर है ना, ये क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है, फिक्स्ड है ना। ये कहीं पर भी इसको बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका नाम क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यानी इसका मान जो है वो कभी भी बदलेगा नहीं, इसका मन नहीं बदलेगा, यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो माध्यम पर डिपेंड नहीं करता है, माध्यम पर डिपेंड नहीं है ना, वो क्या है, इंडिपेंडेंट है फ्रॉम दी मीडियम, ठीक है। लेकिन ये जो आपके पास कूलाम बल है वो माध्यम पर क्या करता है, निर्भर करता है, ये फिक्स्ड नहीं है, ये अलग अलग माध्यम के लिए के का मान अलग अलग होता है ना। माध्यम बदलेगा के का मान बदलेगा, के का मान बदलेगा तो एफ का मान बदल जाएगा, बिल्कुल है ना। यहाँ पर देखो ये हर माध्यम में, माध्यम कोई भी हो, चल हो, अबरक हो, नायलॉन की चटाई हो, कुछ भी हो, ठीक है, जी का मान फिक्स्ड 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, लेकिन के का मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। जब के का मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है तो एफ का मान भी अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होगा, यानी बल का मान माध्यम पर निर्भर करता है, यानी कूलाम बल है ना, कूलाम बल माध्यम पर निर्भर करता है, बिल्कुल है ना। ये बहुत गजब की चीज है, ठीक है। तो कूलाम बल ये नीचे जा रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम आ रही है ना, कूलाम बल
माध्यम पर निर्भर करता है ना। और ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है माध्यम पर निर्भर नहीं करता है ना। ये देखो ना, ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, जबकि जो कूलाम बल है वो माध्यम पर निर्भर करता है। बोलो क्या इतनी बात आपको समझ में आई? फिर मैं कूलाम के नियम की तरफ अब थोड़ा सा बढ़ जाता हूँ, ठीक है। और थोड़ी सी भाई बहुत सारी बातें करिए। कूलाम का नियम, एक नियम आप तो सुना दिया, स्टेटमेंट सुना दिया, सोचोगे भाई स्टेटमेंट हो गया इतना, और लोग इतना ही पढ़ते हैं आजकल, ठीक है ना। स्टेटमेंट पढ़ना इनफ नहीं होता। अभी इसके बारे में स्टेटमेंट तो याद ही कर लोगे, लेकिन इसको इसकी गणितीय भाषा क्या है वो आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। और क्वेश्चन तो वहीं से आपके सामने पुटअप होंगे, पूछ लेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लो है, पहला लो आपके सामने है, इसलिए इसको हर बारीकी को आप समझते चलो और हर बारीकी को अपन ले भी रहे में एक भी पॉइंट, कोई अगर आपसे कूलांकनी आज के बाद आपसे कोई पूछता है तो एक ऐसा सवाल आपके सामने नहीं होगा जिसका जवाब आप नहीं दे सकते। हर क्वेश्चन का आंसर आपके पास अवेलेबल होगा अगर आपने कूलाम का नियम मेरे से परफेक्टली पढ़ा हुआ है, हर पहलू को आपने अटेंटिवली सेशन को वॉच करा हुआ है ना, तो आपका एक भी जो है सवाल का जवाब है ना, ऐसा नहीं हुआ कि आपको ना मालूम है, ठीक है। हर सवाल का जवाब आपके सामने होगा, ठीक है। मैं हर एक माइनर से माइनर चीज यहाँ पर उठा दूंगा, ठीक है ना, मैं आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा। आपको कुछ भी बिल्कुल कुछ करने की नीड है ही नहीं, बस आपको केवल सुन लेना है। आप सुन लोगे तब भी आपको याद हो जाएगा। एक दो बार आपने और सेशन को देख लिया फिर तो आपकी बल्ले ही बल्ले हो जाएगी, ठीक है। चलो, इसलिए मैं आराम आराम कई बार एक चीज को मैं कई बार रिपीट भी कर देता हूँ ताकि बार बार वो आपके स्ट्राइक करे आपने, ठीक है, और फिर वो आराम से याद हो जाएगा ना। तो आप कूलाम का नियम आप देखोगे है ना, कूलाम का नियम गुरुत्वाकर्षण है ना। तो कूलाम का नियम आप देखोगे, हमने क्या बोला हुआ है कूलाम में हमने साफ बोला हुआ है कि जो बल है एफ है ना, वो क्या है, वो आवेशों के गुणनफल के क्या है, अनुक्रमानुपाती है ना। और यहाँ पर हमने एफ जी जो बोला था वो क्या था, वो पिंडों के पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या है, अनुक्रमानुपाती है, देख लो। अच्छा, एवं जो ये बल था वो बीच दूरी के वर्ग के क्या था, व्युत्क्रमानुपाती था। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। अच्छा, ये जो बल हमने पढ़ा है ये भी बीच दूरी के वर्ग के क्या था, व्युत्क्रमानुपाती था, है ना। चलो दोनों को आप कंबाइन करो, एफ Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा एफ जी, और ये क्या हो जाएगा M1 M2, ये बटे क्या हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखोगे एफ है ना, प्रपोर्शनल हटाओ, ये आ जाएगा के Q1 Q2, ये बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर है ना। और यहाँ पर एफ जी जी M1 M2 बटे क्या है आर स्क्वायर है ना। कूलाम बल देखो, और सॉरी आपका गुरुत्वाकर्षण बल देखो, और ये आप क्या देखो यहाँ पर कूलाम बल को देखो। दोनों में देखो कितनी गजब की चीज समानता है, ठीक है ना। दोनों में कितना एक जैसा सब पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है ना। एंजॉय हो रहा होगा आपको, ठीक है। आप चाहो तो इसको ई बोल सकते हो ना, चाहो तो आप बोल सकते हो, नहीं तो कूलाम पढ़ रहे हो तो कूलाम तो है ना, उसको तो भी अपन हटा ही देंगे, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक आपके पास क्या है फोर्स है, ठीक है। उसको आप ऐसे याद रखें, विद्युत बल। तो यहाँ पर देख लो विद्युत बल जो है आवेशों के गुणनफल के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। बीच की दूरी के वर्ग की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। दोनों को आप कंबाइन करोगे तो क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। प्रपोर्शनल हटाओगे तो K कांस्टेंट आ जाएगा, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये था समीकरण नंबर 1। आप इसको क्या बोलना, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब इतने पे आपको छोड़ना नहीं है आपको, है ना। तो F इज इक्वल टू क्या है, K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, और वही F बराबर क्या होता है, G M1 M2 बटे आर स्क्वायर, गुरुत्वाकर्षण बल। मैं इसको इरेज करता हूँ, अपन यहाँ पर कंसंट्रेट हो जाते हैं अपने कूलाम के नियम की तरफ, ठीक है। सारी बातें अपन इसी को लेकर के ही अपन को करेंगे, ठीक है। मैं आगे अब आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। तो अब आगे बढ़ाते हैं अपन निर्वात के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन भी कर लेते हैं। निर्वात ऑब्लिक वायु के लिए है ना, तो यहाँ पर देखेंगे वायु ऑब्लिक निर्वात के लिए के बराबर आपके सामने क्या हो जाएगा, निर्वात ऑब्लिक वायु के लिए के बराबर क्या होता है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। के बराबर 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट है ना, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये के बराबर कब होता है, ये निर्वात ऑब्लिक वायु में होता है। तो निर्वात ऑब्लिक वायु के लिए जो के की जो वैल्यू है वो 1/4 एप्सिलॉन नॉट है ना, 4 पाई एस इसको पढ़ते हैं एफ, क्योंकि पहली दफा इसलिए हर चीज को बड़ी बारीकी से अपन ले रहे हैं। के इसको बोलते हैं परावैद्युतांक। के क्या होता है, के होता है परावैद्युतांक होता है, ये एक प्रकार का कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब हमने कहा निर्वात ऑब्लिक वायु के लिए है ना, जो के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं इसको अपन, एप्सिलॉन नॉट है ना। एक बार चेक कर लेता हूं, थोड़ा सा लाइट डाउन हो रहा है ना, लाइट डाउन, लाइट ऑन कर दूं तो थोड़ा सा मैनेज करना आपको। ठीक है, चलिए, तो के बराबर कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर है ना। चलो, ये निर्वात ऑब्लिक वायु के लिए है। अब चलो मैं आपको बताऊं ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ध्यान से, क्योंकि हर चीज आपके सामने आपको एक्सप्लेन करी जाएगी। ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, तो इसको अपन बोलेंगे निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युत। तो ये है आपके पास निर्वात की विद्युतशीलता। क्या मतलब समझे, निर्वात की विद्युतशीलता का क्या मतलब है, आपने पढ़ लिया निर्वात की विद्युतशीलता क्या है, इसको दिमाग में कैसे आप इसको कैसे समझ सकते, कैसे फील कर सके इसको। निर्वात की विद्युतशीलता को निर्वात में विद्युत की मात्रा, यानी कम से कम निर्वात में विद्युत की मात्रा कितनी होती है, तो वो एप्सिलॉन नॉट होती है ना। ये मिनिमम जो है क्या होती है, विद्युत की मात्रा होती है। ठीक है ना, निर्वात में जो मिनिमम, ये मिनिमम क्या होती है, निर्वात में विद्युत की मात्रा होती है मिनिमम। तो इतनी निर्वात में विद्युत की मात्रा होती है, मिनिमम होती है ना, और मिनिमम कम से कम इतनी निर्वात में विद्युत की मात्रा के सामने होती है। ठीक है, चलो अच्छा, इसकी वैल्यू भी आपको मालूम होनी चाहिए कि भाई प्रैक्टिकल इसको निकाला गया है, वो आपके सामने है 8.85 है ना, इंटू 10⁻⁻का 12 है ना, क्या है 12, ये क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर है ना, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो प्रैक्टिकल से क्या करी गई, निकाली गई है, वो क्या है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर है ना। अब देखो यहाँ पर प्रश्न कैसे पूछे गए हैं, प्रश्न पूछा गया है परावैद्युतांक का निम्न में से मात्रक है। अब बताओ, अगर आप बारीकी से नहीं पढ़ोगे तो फंस जाओगे। तो परावैद्युतांक जो कि के है, के का जो मात्रक है वो क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर है। और जबकि निर्वात की विद्युतशीलता, निम्न में से निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक है, तो क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और अगर ये देगा तब भी ये दोनों ऑप्शन में दिए जाएंगे, अगर ये इसका पूछेगा तब भी ये दोनों ऑप्शन में। कितना कंफ्यूजन है यहाँ पर है ना, कि लोग इसको समझ नहीं पाएंगे, उसको किसी को लगा देंगे। ठीक है ना, पता नहीं चल पाएगा उनको। ठीक है, लेकिन अगर ध्यान से पढ़ोगे तो फिर आपको बारीकी समझ में आ जाएगी कि कहां पर कौन किसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे एप्सिलॉन नॉट का पूछता है, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक पूछता है, तो आपके सामने क्या होगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर आपसे परावैद्युतांक पूछता है तो आप न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको कैसे याद रखता हूँ, अगर आपने एक को याद रख लिया, ये याद रखना तो आराम से केक आप कैसे याद रख सकते हो, देखो इसका इधर गुणा करोगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 को नीचे भेजोगे तो Q1 Q2 दो बार है तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर मैं तो फॉर्मूले से याद कर लेता हूँ। ठीक है, और जब मेरे को के को याद हो गया तो फिर के का उल्टा ही क्या होता है, देखो के और एप्सिलॉन नॉट एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, तो के का उल्टा क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, तो उसका मात्रक भी आपके पास क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। आप आराम से याद कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब आराम से आप देखो समीकरण एक से है ना, समीकरण एक आप ले लेते हो ना, इसको अपन बोलते हैं तो समीकरण 2 से अब देखो थोड़ी सी चीज अब और देखो, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, के बराबर 1/पाई की वैल्यू क्या है 3.14, पाई की वैल्यू 3.14 है ना, इंटू एप्सिलॉन नॉट क्या है, अभी हमने लिखा है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है ना, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या है हमारे पास कूलम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
फर्दर इसको अपन सॉल्व करते हैं तो इसका जो रिजल्ट है वो है 9.0 इंटू 10⁻9 है ना, 9.0 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, गति ये हमारे पास हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा। तो के की वैल्यू जो निर्वात में है वो कितनी है 9.0 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, गति क्या है कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा है ना। अब देखो समीकरण 1 से हर चीज को आराम से आपको देखना है बस है ना। अब बराबर क्या है के Q1 Q2 है ना, Q1 Q2 बटे क्या है आर स्क्वायर बराबर एक के क्या है 9.0 इंटू 10⁻9 है ना, और ये हो जाएगा Q1 हो जाएगा Q2 और ये बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो ये फाइनली आप याद रखें कि इसको नंबर अपन बोल देते हैं 3, ठीक है। निर्वात में जो कूलाम बल है वो आपके सामने याद रखें 9.0 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर होता है। ये निर्वात में क्या होता है बल होता है। ये कहाँ पे है ये निर्वात में है, तो आप इसको याद रखेंगे कहाँ के लिए ये निर्वात के लिए, ठीक। तो एफ निर्वात अपन ने साफ साफ लिख दिया है। तो निर्वात में क्या होता है एफ निर्वात इज इक्वल टू के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9.0 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर होता है। चलो अच्छा निर्वात में बल ये है। फिर माध्यम, तो यदि आगे देखो माध्यम के लिए है ना, यदि माध्यम की विद्युतशीलता यदि माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन क्या हो एप्सिलॉन क्या हो, यदि माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन हो, ये एप्सिलॉन बना है एप्सिलॉन नॉट नहीं बोला, एप्सिलॉन नॉट मतलब फिर वो क्या हो गया वायु हो गया, वायु निर्वात हो गया। लेकिन यहाँ पर एप्सिलॉन का मतलब ये माध्यम की विद्युतशीलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो एफ माध्यम इज इक्वल टू क्या बोलोगे ये हो जाएगा आपके पास ध्यान से 1/, है ना, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट है ना, ये देखो है ना, तो 1/4 पाई और एप्सिलॉन नॉट की जगह पे इस बार क्या लिखोगे, क्योंकि माध्यम की विद्युतशीलता लेनी है तो इस बार आपको एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन लिखना पड़ेगा, क्योंकि माध्यम की विद्युतशीलता क्या है आपके पास एप्सिलॉन है ना। अगर निर्वात होता तो एप्सिलॉन नॉट ले रहे हैं, आप तो माध्यम ले रहे हैं तो एप्सिलॉन लिख देंगे आप, ठीक है। और बाकी तो वैसे ही लिखना है, तो क्या हो जाएगा ये आर स्क्वायर आपके सामने, ठीक है। इसको नंबर अपन क्या कर देते हैं 4 बोलते हैं, ठीक है। चलो अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे समीकरण, ये हो जाएगा समीकरण 3 डिवाइडेड बाय समीकरण 4 है ना। करते हैं इसको अपन, क्या हो जाएगा एफ निर्वात है ना, एफ बटे एफ माध्यम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 9, इसको अपन क्या लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन है ना, ये माध्यम है, ये क्या है निर्वात है, तो माध्यम वाला निर्वात वाला ऊपर लिखेंगे और माध्यम वाला नीचे लिखेंगे ना। ये हो जाएगा Q1 Q2 है ना आराम से बटे आर स्क्वायर है ना। अब ध्यान से देखो ये पूरी चीज कट जाएगी, ये भी पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बचा क्या है यहाँ पर आराम से देखो एफ एफ निर्वात है ना, तो ऐसा एफ माध्यम इज इक्वल टू क्या बचा बचा ये ऊपर चला जाएगा है ना, तो एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, ये है क्या एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का मतलब माध्यम की विद्युतशीलता, ये क्या है माध्यम की विद्युतशीलता, और ये हमारे पास क्या है ये है निर्वात की विद्युत विद्युतशीलता। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमने बोला 8 2 का कितना गुना है 8 2 का 4 गुना है। हमने बोला 25 25 5 का कितना गुना है 25 5 का 5 गुना है। हमने बोला 30 30 6 का कितना गुना है 30 6 का 5 गुना है। इसका क्या मतलब है ध्यान से 8 2 का 4 गुना है, 8 2 का 4 गुना है, 25 5 का 5 गुना है,
30 6 का कितना गुना है, 5 गुना है। ध्यान से देखो, इसका मतलब एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, ये क्या दिखाता है यहाँ पर, ये क्या आया है, ये किसको बताता है, ये गुना को बताता है। ये किसको बताता है, किसको बताता है, गुना को बताता है ना। देख लो, 8 2 का 4 गुना है, 25 5 का 5 गुना है, 30 6 का 5 गुना है ना। तो ये गुना को बताता है, यानी ये जो रिजल्ट आ रहा है ये किसके बराबर है, ये गुना के बराबर है। किसके बराबर है, गुना के बराबर। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसका मतलब एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नोट का कितना गुना है, एप्सिलॉन मतलब माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की कितनी गुनी है, माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की कितनी गुनी है। ये क्या होता है, ये क्या है, ये होता है, इसको अपन बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता, है ना। यानी ये अब आराम से लिखोगे एफ निर्वात, मैं इस चीज को फाइनल स्टेप दे रहा हूं ना, एफ निर्वात बटे एफ माध्यम बराबर एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये होता है एप्सिलॉन आर, या इसी को अपन बोलते हैं के। ध्यान से, और गजब का रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है। क्या है, यानी माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की कितनी गुनी है, ये किसके बराबर होता है, ये होता है एप्सिलॉन आर या फिर के बराबर होता है। के एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन आर है आपेक्षिक विद्युतशीलता, के क्या है, के है पराविद्युतांक। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। क्या है, ये गुना को बताता है, ये किसको बताता है, ये गुना को बताता है। मैं आपको पीछे एक्सप्लेन भी कर दिया, ये गुना को क्या करता दिखाता है, ठीक है। अब आप समझे कि माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की कितनी गुनी है ना। माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की कितनी गुनी है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, जिसे पराविद्युतांक कहते हैं। और ये कुचालक से संबंधित एक अंक होता है, ठीक है। कि कुचालक से संबंधित वह अंक होता है जो ये बताता है कि माध्यम की विद्युतशीलता, यानी जो माध्यम होता है वो निर्वात की तुलना में कितना गुना है, माध्यम निर्वात की तुलना में कितना गुना है, जिसे अपन पराविद्युतांक कहते हैं। और ये कुचालक से संबंधित एक अंक होता है। अच्छा, एप्सिलॉन आर क्या होता है, एप्सिलॉन आर क्या होता है, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, आराम से सुनिए आप। एप्सिलॉन आर जिसको अपन आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, के को अपन पराविद्युतांक कहते हैं। तो के क्या एक प्रकार का भी हमने बोला, यहाँ पर क्या था, गुना आता है ना। तो हमने क्या बोला, माध्यम निर्वात की तुलना में कितना गुना है, माध्यम निर्वात की तुलना में कितना गुना है ना, को अपन क्या कहते हैं, पराविद्युतांक कहते हैं। और ये कुचालक से संबंधित एक अंक होता है। एक इसका उल्टा सुनिए, पराविद्युतांक कुचालक से संबंधित वह अंक होता है, पराविद्युतांक यानी के कुचालक से संबंधित वह अंक होता है ना, कुचालक से संबंधित वह अंक होता है ना, जिससे पता चलता है कि माध्यम निर्वात की तुलना में कितना गुना है। अब मैं इसको लिखता हूं आपके सामने, ठीक है। हर चीज को अपन एक्सप्लेन करेंगे। ये देखो, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, पूरी बात आपको। अभी मैं आपको लिखना कितना है, आपसे एग्जाम में कितना पूछा जाता है तो आपको कितना लिखना है, उस चीज को भी अपन यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। आप बिल्कुल घबराए नहीं, एग्जाम में आपको कितना लिखना है उस चीज को अपन यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, है ना। चलो मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ। देखें ध्यान से, तो एप्सिलॉन आर क्या है, आपेक्षिक विद्युतशीलता, है ना। ये क्या होता है, माध्यम की विद्युतशीलता व निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। माध्यम की विद्युतशीलता और माध्यम की व के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, है ना। तो माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या बोलते हैं अपन, ये अनुपात को, है ना, आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं ना। चलो के क्या है, के होता है पराविद्युतांक। ये क्या है, मैंने बोला कुचालक से संबंधित वह अंक, है ना, कुचालक वह अंक है, संबंधित वह अंक है ना,
जिससे ये पता चलता है कि माध्यम निर्वात की तुलना में कितना गुना है ना। तो ये उचालक से संबंधित एक प्रकार का क्या होता है, डिजिट होता है, एक प्रकार का अंक होता है। ठीक है, चलो मैं आगे की बात आपके सामने रखता हूँ। ठीक है, चलो ध्यान से आप देखते रहे, है ना। इसको नोट करें, फिर इसको भी अपन इरेज करते हैं, आगे यहीं से अपनी बात आगे की ओर रखते हैं। ठीक है, नोट कर लें अपन। अभी तो थोड़ा सा क्लियर है ही, थोड़ा सा हो सकता है लाइट वाला इशू हो, लेकिन अभी तो थोड़ा सा दिख रहा है ना। और कर भी कुछ नहीं कर सकते, है ना, नहीं आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि ये जो आपके पास एप्सिलॉन है, ये माध्यम की विद्युतशीलता है, और ये हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन नॉट के निर्वात की विद्युतशीलता है ना। ध्यान से मैं यहाँ एक बार फिर से लिखता हूँ, एफ निर्वात बटे यहाँ चाक से थोड़ा सा एफ बराबर बराबर ये गुना है ना। ये क्या है, ये गुना को क्या करता है, बताता है। ठीक है, अब जरा थोड़ा ध्यान से आप देखें, यहाँ चूंकि एप्सिलॉन यानी जो माध्यम की विद्युतशीलता है वो निर्वात से ज्यादा ही होगी। निर्वात क्या होगी, यानी वायु का जो पराविद्युतांक है वो कितना होता है, वो 1 होता है। वायु का जो पराविद्युतांक है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना, वायु का जो पराविद्युतांक होता है वो आपके पास क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, एक बात फिर मैंने आपसे क्या कहा कि जो माध्यम की विद्युतशीलता है वो निर्वात से हमेशा ज्यादा ही होगी, निर्वात से क्या होगी, ज्यादा होगी। इसीलिए जो एप्सिलॉन आर है उसकी भी वैल्यू क्या होगी, वो हमेशा 1 से क्या होगी, आपके सामने ज्यादा ही होगी, है ना। यानी जो आपेक्षिक विद्युतशीलता है उसका मान सदैव 1 से ज्यादा होता है, याद रखें। आपेक्षिक जो विद्युतशीलता है उसका मान सदैव 1 से क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन अगर वायु को इंक्लूड कर दें, किसको इंक्लूड कर दें, वायु को इंक्लूड कर दें, क्योंकि वायु की जो आपेक्षिक विद्युतशीलता है वो आपके पास क्या होती है, वो 1 होती है। वायु की जो आपेक्षिक विद्युतशीलता वो क्या है, वो आपके पास क्या होती है, 1 होती है। तो आप यहाँ पर बराबर 1 लिख सकते हो, यहाँ पर क्या बराबर, यानी मिनिमम क्या हो सकता है, कम से कम क्या हो सकता है, तो कम से कम 1 हो सकता है, 1 से कम हो ही नहीं सकता। यानी आपेक्षिक जो विद्युतशीलता है उसका मान जो होता है वो 1 या फिर 1 से बड़ा ही होगा। अगर वायु को इंक्लूड कर रहे हैं अपन, इसीलिए बोला वायु ऑब्लिक निर्वात, वहां पर बोला ना, केवल निर्वात नहीं बोला, वो वायु बोला। तो अगर वायु को अपन इंक्लूड करते हैं तो वायु के लिए जो आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान क्या है, 1 है। तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया कि अगर 1 अपन ले रहे हैं तो इसमें कम से कम क्या है, कम से कम वायु को अगर इंक्लूड करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपेक्षिक विद्युतशीलता वायु के लिए क्या होती है, 1 होती है। इसका मतलब यहाँ पर कम से कम क्या हो सकता है, कम से कम आपके पास क्या हो सकता है, 1 आपके पास हो सकता है ना। ये बराबर भी अपन लगा दिया ना, तो कम से कम का तो निर्वात की विद्युत अगर वायु के लिए अपन लेंगे तब जो है वो कम से कम क्या हो सकती है, कम से कम आपके पास, एक बार फिर से ध्यान से सुने, मैंने ये कहा कि जो वायु अगर अपन इंक्लूड करते हैं तो वायु की जो आपेक्षिक विद्युतशीलता है वो 1 से क्या होती है, आपके पास ज्यादा ही होती है ना। तो कम से कम क्या हो सकता है, कम से कम एप्सिलॉन नॉट आपके सामने हो सकता है। ठीक है ना, या नहीं तो एप्सिलॉन नॉट से हमेशा क्या होगा, ज्यादा, यानी माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता है ना, ये आपके पास वायु ऑब्लिक निर्वात बोला हुआ है, वायु ऑब्लिक निर्वात बोला हुआ है। ठीक है ना, तो कम से कम क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, यानी एप्सिलॉन नॉट के बराबर कम से कम क्या हो सकता है, कम से कम एप्सिलॉन नॉट हो सकता है, नहीं तो हमेशा इससे क्या होगा, ज्यादा ही होगा। यानी वायु को अगर इंक्लूड कर लें तब बराबर अपन लगाते हैं, है ना। अगर वायु को इंक्लूड नहीं करते हैं तो फिर ये ऑलवेज हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा ही होगा, हमेशा जो है एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन जो है वो बड़ा ही होगा। एक बार फिर से अगर अपन वायु को इंक्लूड कर लिए, अगर अपन वायु को इंक्लूड कर लिए तो क्या हुआ कि ये बराबर अपन ने लगा दिया। लेकिन अगर वायु को इंक्लूड अपन नहीं करते हैं तो माध्यम की विद्युतशीलता हमेशा क्या होती है, वो ज्यादा ही होगी एप्सिलॉन नॉट
से, है ना, कम से कम एप्सिलॉन नॉट हो सकती है, कम से कम वायु के लिए, ठीक है ना, यहाँ पर, है ना, नहीं तो फिर हमेशा एप्सिलॉन नॉट जो होगा माध्यम की विद्युतशीलता वो हमेशा क्या होगी, ज्यादा ही होगी ना। बहुत ही कई बार बोल दिया है, ठीक है ना, हो सकता है थोड़ा सा आप भी इरिटेट हो गए हो कि आपने ने क्या बोल दिया, ठीक है, लेकिन जो वास्तविकता है तो वो तो है ही है, ठीक है ना, धीरे धीरे समझ जाओगे, ऐसा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश भी करता हूँ, ठीक है। जैसे अपन ले लें ना, जैसे अपन ने ले लिया कागज, एप्सिलॉन आर, इसके लिए कागज के लिए क्या होती है आपके सामने 4 होती है, ठीक है। तो आपके सामने क्या होगा, इसको थोड़ा सा अपन फर्दर आगे की ओर अगर अपन सॉल्व करें तो यहाँ पर अपन क्या ले सकते हैं, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा अपन फर्दर आगे की ओर बढ़ाएं, है ना। एफ निर्वात बटे एफ माध्यम बराबर ये हो जाएगा आपके पास क्या, एप्सिलॉन आर, है ना, यानी एफ एफ निर्वात बटे एफ माध्यम। एक बार तो फिर से इसको लिख दिया, है ना, इसको अपन यहाँ ले आए, एप्सिलॉन आर यहाँ पर ले आते हैं ना, और एप्सिलॉन आर यहाँ पर अपन ले आते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन आर अपन क्या करते हैं, नीचे की ओर लेकर के चले जाते हैं, ठीक है। और अपन क्या दिखाना चाह रहे हैं, एप्सिलॉन आर ना। चलो यहाँ से अपन इसको अभी 1 मिनट के लिए थोड़ा सा पॉज करते हैं, यहाँ पर यहीं पर आगे को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, ये 4 हो गया, ठीक है। अब आप देखो एप्सिलॉन जो कि क्या है, माध्यम यानी कागज है, बटे एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये आपके सामने क्या है, एप्सिलॉन नॉट है ना, और बराबर ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी एप्सिलॉन कागज बराबर आपके पास क्या हो जाएगा 4, यानी जो कागज की विद्युतशीलता है, कागज की जो क्या है आपेक्षिक विद्युतशीलता है, यानी जो कागज की विद्युतशीलता है वो निर्वात की क्या है, निर्वात की 4 गुनी है, ठीक है। और मैं आपको समझाता हूँ, इससे बोला पानी के लिए एप्सिलॉन आर, पानी, पानी के लिए 80-81 होता है ना, 80-81, ठीक है। तो अपन के पास क्या हो जाएगा, ये पानी, ये माध्यम है, ठीक है, बटे बराबर क्या है, बराबर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 81 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखें, ये एप्सिलॉन नॉट है ना, ये एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन पानी है ना, बार बार एप्सिलॉन नॉट निकल जा रहा है ना, एप्सिलॉन पानी इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 81, ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो पानी की जो विद्युतशीलता है वो क्या है, वो निर्वात की क्या है 81 गुनी की, है ना। आप कुछ भी कोई भी माध्यम आप निकालोगे वो हमेशा क्या होगा आपके सामने, वो निर्वात से क्या होगा, निर्वात से आपके पास ज्यादा ही होगा, ठीक है। और मैं आपके सामने दिखाता हूँ, है ना। और अगर आप ले लो, जैसे एक और मैं ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे अपन ले लें, है ना, कोई भी चालक वस्तु, जैसे अपन और कोई ले लें, जैसे चालक ले लें, तो चालक के लिए है ना टी एप्सिलॉन आर चालक, ये क्या होती है, ये हमारे पास इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एप्सिलॉन आर चालक, एप्सिलॉन चालक, है ना, चालक बटे ये आपके पास एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, है ना। और ये इधर गुणा हो जाएगा, है ना, ये आपके पास क्या हो जाएगा, तो फाइनली गुणा करवा दोगे, है ना, एप्सिलॉन चालक बराबर क्या हो जाएगा इन्फिनिटी गुणे, है ना, अनंत गुना हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखिए, यानी गुना वाला फंडा आप यहाँ पर आराम से आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। यानी अगर कागज का पराविद्युतांक अगर 4 है, इसका मतलब कि कागज की जो उस माध्यम की जो विद्युतशीलता है वो निर्वात की 4 गुनी है। और समझो आप, जैसे पानी का पराविद्युतांक 81 है, 80-81 है, इसका मतलब कागज की जो विद्युतशीलता है या जो माध्यम की विद्युतशीलता है कागज, है ना, वो निर्वात की क्या है 81 गुनी है या फिर 80 गुनी है ना। अगर चालक के लिए आप देखोगे, जो चालक की जो विद्युतशीलता है, चालक की जो क्या है विद्युतशीलता है, वो निर्वात की कितनी गुनी, अनंत गुनी हो जाएगी। ठीक है, गुना वाला फंडा आप क्या कर चुके होंगे, समझ चुके होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको लेकर के आते हैं थोड़ा सा, अब आप यहाँ पर थोड़ा सा आओ और समझने की क्या करो, कोशिश करो, ठीक है। एफ निर्वात बटे क्या है एफ माध्यम, ये बराबर एफ, ठीक है। एफ निर्वात बटे एफ, ये यहाँ पर एप्सिलॉन आर यहाँ ले आओ, और बराबर एफ
ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माध्यम हो जाएगा। ठीक है, चलो अब जरा ध्यान से समझने की थोड़ा सा कोशिश करो। ठीक है, आपने पढ़ा है कि एप्सिलॉन आर, इसका मान हमेशा एक से क्या होता है, वो ज्यादा ही होगा। एप्सिलॉन आर का मान जो होगा वो हमेशा एक से ज्यादा ही होगा। ठीक है, अगर हम वायु के लिए अगर देखेंगे तो वायु के लिए इसका मान क्या होता है, वायु के लिए एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। तो वहां पर अपन ने बोला जस्ट इससे पहले वाले पन्ने पे अपन देखा है कि यहाँ पर देख लो है ना, अगर वायु के लिए अपन देखें तो वायु के लिए यहाँ पर बराबर, अगर वायु को इंक्लूड है तब तो एप्सिलॉन आर जो है वो एक या फिर एक से बड़ा, अगर वायु इंक्लूड है तो, अगर वायु इंक्लूड नहीं है तो एप्सिलॉन आर जो आपेक्षिक विद्युतशीलता है उसका मान सदैव एक से बड़ा होता है। एक बार फिर से ध्यान रखें, एप्सिलॉन आर जो आपेक्षिक विद्युतशीलता है उसका मान सदैव एक से बड़ा होता है यदि वायु इंक्लूड नहीं है। अगर वायु इंक्लूड है तो फिर एप्सिलॉन आर का मान एक या फिर एक से हमेशा बड़ा ही होगा। ठीक है, चलो ये चीज, यानी अब यहाँ पर हमने एक बार के लिए कहा कि वायु को अपन ने इंक्लूड नहीं कराया। ठीक है, या फिर आप चाहो तो ये हमेशा एक से क्या होगा, एक या फिर एक से क्या होगा, बड़ा ही होगा। वायु को इंक्लूड अपन नहीं करा मतलब एप्सिलॉन आर का मान हमेशा एक से बड़ा ही होगा। अगर वायु को अपन इंक्लूड नहीं करते देन तो क्या हो जाएगा, तो फिर आपके सामने क्या हो जाएगा, एफ निर्वात, इसका मान हमेशा एक से क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मान एक से ज्यादा होगा, इसका मतलब एफ निर्वात जो होगा वो हमेशा जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, एफ जो है बड़ा होगा हमेशा एफ माध्यम से। अब ये रिजल्ट आप जरा, बड़ा शानदार रिजल्ट है ना, यानी निर्वात में जो विद्युत बल का मान है वो सदैव ज्यादा होता है माध्यम की तुलना में। इस चीज को मैं आपके सामने प्रूफ करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने फिर कहा ये बड़ा शानदार रिजल्ट है, इसको आप याद रखना। ठीक है ना, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि जो माध्यम में बल का मान ज्यादा होता है या फिर जो है निर्वात में बल का मान ज्यादा होता है, तो बल का मान जो सबसे ज्यादा होता है वो निर्वात में होता है, यानी माध्यम में जो बल का मान होता है वो कम होता चला जाता है। ये फैक्ट आपको क्या रखना है, याद रखना है। इसी चीज को मैं अभी एक्सप्लेन करना चाह रहा था। ठीक है, और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था, गुना वाला फंडा समझाना था, इसलिए थोड़ा सा इसको पोज करा था, है ना। यहाँ पर अगर बराबर एक आप लिख देते हो तो फिर वायु भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, वायु भी अपन के सामने क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा ना। नहीं तो एप्सिलॉन आर का मान जो होता है वो हमेशा एक से क्या होगा, बड़ा ही होगा, क्योंकि एप्सिलॉन आर जो है वायु के लिए इसका मान क्या होता है, एक होता है। और इसीलिए यहाँ पर अपन ने क्या लगा दिया, बराबर लगा दिया। इसीलिए यहाँ पर भी अपन ने क्या लगा दिया, अगर वायु को इंक्लूड किया है, अगर वायु को इंक्लूड किया है तब तो यहाँ पर बराबर आया है। और अगर वायु को, इसीलिए वो वायु ऑब्लिक निर्वात, तो अगर वायु को हटाओ तो फिर इसको भी हटा दो। ठीक है ना, और अगर वायु को इंक्लूड कर रहे हो इसीलिए यहाँ पर अपन ने बराबर लगाया। माता उम्मीद है आप समझ चुके हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि निर्वात में बल का मान सदैव क्या होता है, ज्यादा होता है इससे माध्यम की तुलना में। यानी माध्यम में आप अगर किसी बिंदु आवेश को लेकर के चले जाते हो, है ना, तो फिर जो बल का मान है वो घट जाता है। आपको मैं यहाँ पर समझाता हूँ। ठीक है, जैसे ये देखो आपके पास दो आवेश है, एक आवेश है Q1, एक आवेश है Q2। मान लिया एफ निर्वात में, है ना, एफ ओ मतलब निर्वात में। ठीक है, निर्वात में जो बल का मान है वो है 100 न्यूटन। हमने कहा, मान लिया एक बार के लिए कि ये कहां पर है, ये भी निर्वात में है। ये जो दोनों आवेश है वो कहां पर, निर्वात में है ना, निर्वात में है। हमने कहा बल का मान क्या है, 100 न्यूटन है। अब इसको आप माध्यम में लेकर के जाओ। मान लो आपने कहा लेकर के चले गए कागज, कहां लेकर के चले गए, कागज पर इसको आपने ले जाकर के क्या कर दिया, पटक दिया। ठीक है, तो आप देखो एफ कागज में आप पता करोगे, एफ कागज, एफ निर्वात, है ना। अभी फॉर्मूला देखो, एफ निर्वात है ना, ये देखो एफ माध्यम मतलब एफ कागज है, तो एफ निर्वात का मतलब कितना है, 100 है ना। और नीचे क्या आपके पास है ना, और आपके पास एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन आर कागज के लिए क्या होता है, कागज के लिए 4 होता है ना। ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके सामने हो जाएगा 25 न्यूटन है। एफ कागज बराबर कितना हो गया, बोलो घटा कि बढ़ा। जैसे ही माध्यम में आप लेकर के गए तुरंत बल का मान कितना हो गया, 100 से कितना हो गया, 25 न्यूटन। और आप देखो जैसे आपने इसको मान लो कहां लेकर गए, पानी बराबर, है ना, पानी में लेकर गए, है ना। ये आपके पास ये निर्वात में कितना है, निर्वात में पहले बोला 100 न्यूटन है। नीचे पानी, पानी का कितना होता है, पानी का एक बार के लिए आप 80 मान लो, 80 81 होता है, 80 मान लो आप। ठीक है, चलो ये 0 से 0 अपन ने काट दिया। एफ पानी 10 बटे कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, चलो ये कितना आ गया लगभग, है ना, 8 एकन्नम 8 हो गया। ठीक है, 2 बच गया, 8 दूनी कितना हो गया, पॉइंट लगाया, है ना, 8 एकन्नम 8 हो गया। ठीक है, 2 पॉइंट लगाया कितना हो गया, 0 हो गया, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। ठीक है, ये देखो यानी कितना आ गया एफ, देखो देख तो जाओ कितनी गजब की चीज हो रही है ना। यानी आप जहां निर्वात में या ऑब्लिक वायु में बल का मान क्या था, निर्वात ऑब्लिक वायु में बल का मान कितना था आपके पास, 100 न्यूटन था। वही जब आप इसको पानी में लेकर गए, उसी बिंदु आवेशों को पानी में लेकर गए तो बल का मान कितना हो गया, 1.25 न्यूटन होगा। देखो घट गया, वो तो बढ़ रहा है कि घट रहा है,
बल का मान घट रहा है ना, माध्यम में जैसे जैसे लेकर के जाओगे बल का मान घटता चला जाएगा। साफ आपके सामने यहाँ पर झलक रहा है, वो चीज मैंने आपको बताई, ठीक है ना। और मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे बोला एफ चालक, ये देखो आप देखते जाओ, है ना। चालक निर्वात में कितना है, चालक के लिए इसका क्या होता है, अनंत होता है। चालक के लिए क्या होता है, एप्सिलॉन आर का मान अनंत होता है। चालक के लिए देखो कहां से लिख रहे हैं, एप्सिलॉन आर का मान चालक के लिए अनंत होता है, याद रखना। चालक के लिए जो अपेक्षिक विद्युतशीलता है, जो पराविद्युतांक है, वो अनंत होता है। जल के लिए क्या होता है, 80 या फिर 81 होता है। कागज के लिए कितना होता है, कागज के लिए हमारे पास 4 होता है, ठीक है। तो ये कुछ आपको बुक आप जब पढ़ोगे ना, बुक की रीडिंग करोगे, तो आपको ये कुछ याद भी कर लेना ना, नहीं सीधे एक बार डायरेक्टली प्रश्न पूछा है कि पानी के निम्न में से पानी की अपेक्षिक विद्युतशीलता है, फिर पराविद्युतांक बताओ, ठीक है ना। तो ये याद होना चाहिए कि चालक के लिए कितना होता है ना, अवरक के लिए कितना होता है ना। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पर देखोगे क्या आएगा, एफ चालक, ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास कितना होगा, जीरो हो गया। अरे अनंत से अपन भाग दे रहे हैं तो जीरो हो जाएगा, देख लो चालक के लिए कितना हो गया, जीरो हो गया। अब आपके सामने मेरे को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब कि ये आप बिल्कुल गांठ बांध लें कि जो निर्वात में बल का मान जो है माध्यम से हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। माध्यम में जैसे लेकर के आ जाओगे बल का मान घट जाता है। उम्मीद है ये था कंप्लीट जो है कूलाम का नियम, ठीक है। अब मैं आपको एक समरी के तौर पे बताता हूँ कि आपको लिखना कितना है। ये तो सारी एक्सप्लेनेशन थी, सब कुछ अपन ने समझाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन आपको एग्जाम में कितना करना है वो मैं आपको सामने आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आपको एग्जाम में कितना करना है, देखो आपको एग्जाम में सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिखना है। क्या लिखना है, आपको कूलाम का जो स्टेटमेंट है वो सबसे पहले आपको लिख देना है। फिर आपको क्या करना है, फिर आप सीधे दो फोटो आपको बनाना है, ठीक है ना। इस तरीके से आप क्या बनाओगे, फोटो बनाओगे, ये Q1 है, ये Q2 है, ये इनके बीच का क्या है, डिस्टेंस, ठीक है ना। अब आप क्या बोलोगे, F प्रोपोर्शनल है ना, Q1 Q2 है ना, और एवं F प्रोपोर्शनल 1/r² है ना, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 ये बटे r² है ना। और फिर ये क्या हो जाएगा, F बराबर K Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इतना काम आपको तो करना ही करना है, ठीक है। फिर लास्ट में अपन ने जो पढ़ा हुआ है वो क्या पढ़ा हुआ है ना, ये तो आपके सामने क्या हो गया, या इसको और थोड़ा सा बढ़ाओगे तो इसको 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिख दोगे, है ना। Q1 Q2 बटे हमारे पास क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। चलो लास्ट में ये अपन ने कर देना है ना। और लास्ट में जो अपन ने पढ़ा है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट है ना, बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन आर आपके सामने हो जाता है, ठीक है ना। या फिर इसको आप लिखोगे एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो यहाँ तक आपको करके क्या कर देना है, छोड़ देना है, ठीक है। ये देखो कुछ बातें आपको याद रख लेनी, एग्जाम में बस आपको इतना करना है, इतना परोसना नहीं है, ठीक है। वो तो मैंने समझाने के लिए आपको हर बारीकी बताने के लिए कोशिश करी है ना, कि आपको एक लास्ट में रिजल्ट जरूर याद रखना है, ठीक है। कि बल का जो मान होता है वो निर्वात में ज्यादा होता है, किसकी तुलना में, माध्यम की तुलना में, यानी माध्यम में ले जाने पर बल का मान क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। और ये बात आपको बस इतना ही आपको एग्जाम में क्या है करना रहेगा, ठीक है। और आपको कुछ नहीं करना है, बस आज के लिए इतना ही। ये था कूलाम का नियम, कंप्लीट नॉलेज आपको कूलाम के नियम के लिए। हो सकता है इसमें कोई प्रॉब्लम कोई त्रुटि कुछ भी हो सकती है ना, उसको आप देखें और मेरे को भी सजेस्ट करें, फिर उसको अपन जो है इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर अपन मिलेंगे सदिश कूलाम के नियम का सदिश रूप से, है ना। आपसे उस नेक्स्ट सेशन में आपसे रूबरू होंगे, है ना। और आप तब तक इसकी स्टडी करें।